Hi everyone, welcome back to your own channel tut.com and I hope you all are doing very well. So basically हमारे दो पार्ट हो चुके हैं NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज के चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर NCERT द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड हियर वी आर हियर टू डू पार्ट नंबर बेसिकली 3। ठीक है, पार्ट नंबर 3 करेंगे हम लोग। दो पार्ट हो चुके हैं जहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर की इंट्रोडक्शन कवर कर रही है और आज हम लोग करने वाले हैं क्या पार्ट 3। ठीक है, हम लोग आज पार्ट 3 करने वाली इस सेशन में, जहाँ पे हम लोग आपकी एनसीईआरटी को आज खत्म कर देंगे तीसरे पार्ट में। और सेशन हो सकता है थोड़ा सा लंबे चले जाए बिकॉज द रीजन बीइंग कल भी कोई सेशन नहीं आया। सो टू मेंटेन द डेकोरम, ताकि आपका सिलेबस टाइम होता रहे, we will be completing this chapter today only. Okay, so let's begin the session without any delay. So here is the NCERT in front of you. सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। हमने देखा था सेल ऑर्गेनेली क्या क्या होती है और हमने देखा था कि हमें कौन कौन सेल ऑर्गेनेलिज पढ़नी है, जो कि मैं सब अंडरलाइन कर रहा हूँ कि हमें गोल्जी बॉडी पढ़नी थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना था, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब कुछ पढ़ना था। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ऑर्गेनेली ऑफ योर सिलेबस, दैट इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आपके स्क्रीन पे इधर विजिबल है। ठीक है, और मैं अपने फोन से रीड करूंगा। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER बेसिकली शॉर्ट फॉर्म होती है, is a large network of membrane bound tubes. क्या है? Large network of membrane bound tubes and sheet. It looks like a long tubules or round or oblong bag, मतलब vesicles, मतलब थोड़े spherical ball like structure भी दिख सकते हैं कभी कभी। The ear is a similar in structure to plasma membrane. जो भी स्ट्रक्चर होगा जो ईयर की मेम्ब्रेन का होगा वो किसके कंपैरेटिवली होगा? बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे, मतलब कि जैसे वो प्रोटीन्स और लिपिड से मिलकर बनी होती थी मोस्टली, वैसे जो ईयर की मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन्स और लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। Okay. There are two types of ER, endoplasmic reticulum, that is SER and RER, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. RER look rough under the microscope because it has a particles called ribosome, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है? राइबोसोम्स होते हैं attached to its surface. The ribosome which are present in all active cells are the site of protein machinery. तो जहाँ पे भी आपको दिख गया कि राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसका फंक्शन क्या हो जाएगा? क्या बनाएगा? वो प्रोटीन बनाएगा। The manufactured protein are then sent to the various places in the cell depending on the need. जहाँ जहाँ भी उन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है उस काम के लिए उसको वहाँ पे भेज दिया जाता है। The manufactured proteins are then sent to the this. Okay, the SER helps in the manufacture of fat molecules or lipid. तो SER का फंक्शन क्या होता है? किस किस चीज को बनाना? फैट मॉलिक्यूल्स को बनाना और लिपिड्स को बनाना। आज मैं आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूँ जो जो वर्ड इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपनी एनसीईआरटी पे भी मार्क कर सकें। Okay, some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. This process is called membrane biogenesis. ठीक है, तो membrane biogenesis क्या होता है? Basically the process of building of cell membrane of the plasma membrane is called cell biogenesis. Bio का मतलब होता है living, genesis मतलब to prepare कुछ। तो जब हम किसी चीज living cell की membrane prepare कर रहे हैं उस process को हम लोग कहते हैं biogenesis. Very important question। ठीक है, 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, what is cell biogenesis, या फिर साथ में plasma membrane का भी पूछ सकते हैं इसी के साथ में। Some other proteins and lipids function in enzymes and hormones. ठीक है, किसकी तरह फंक्शन करते हैं? एंजाइम्स एंड हार्मोन्स की तरह। एंजाइम्स क्या होते हैं? these are the chemical substances which speed up the reaction, किसी रिएक्शन को स्पीड करते हैं। और हार्मोन्स क्या होते हैं? these are the chemical substances, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को ट्रिगर करते हैं, हमारे मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं हमारी बॉडी में, एक पार्ट से दूसरी बॉडी पे सिग्नल लेके जाते हैं। दो तरह के ग्लैंड होते हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं। आप लोगों ने क्लास 8th में स्टडी किया था एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, जहाँ पे आप लोगों ने पैनक्रियाज, लिवर, पिट्यूटरी, है ना, ये सब कुछ पढ़ा था। तो ऑल दैट। उसके बाद although the ER varies gently in appearance in the different cell, it always form a network। ठीक है, ER जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का दिख जाता है हर एक सेल में, बट उनका फंक्शन क्या होता है? कंपेरेबल सेम होता है हर एक सेल में। Here is the diagram of basically जो आपके स्क्रीन पे है, this is your animal cell, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सेल वॉल एब्सेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल वॉल भी नहीं हुआ, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा, और बेसिकली यहाँ पे प्लास्टिक सेक्शन मिलेगी। ठीक है, वैक्यूल बहुत बड़ा छोटा होगा, जबकि अगर जब वही मैं आपको दूसरे साइड पे दिखाऊं जो आपको ये दिख रहा है, बेसिकली दिस इज योर प्लांट सेल। प्लांट सेल की सबसे बड़ी खासियत होती है जिसकी वजह से, मतलब आप देख के बता सकते हो एनिमल सेल है प्लांट सेल है, जो आपको यहाँ पे ये रीजन दिख रहा है। वैक्यूल जो दिख रहा है, वैक्यूल का साइज बड़ा होता है जो कि 90 to 95% ऑफ सेल को कवर करके रखता है। ओके, सेकंड ऑर्गेनेली गोल्जी apparatus। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी ने बहुत छोटा सा लिखा हुआ है। अदर देन दैट बहुत चीजें इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो अगर जो आप लोगों ने नहीं देखा तो आप हमारे पूरे सेशंस को देखिए, जो भी फुल वीडियोस बनी हुई है इस चैप्टर की, बिकॉज वहां पे हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा रखा है इस चैप्टर। ठीक है, तो प्लीज गो एंड विजिट देयर। इन केस आप लोगों ने नहीं देखा तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग आई बटन ऐड कर देंगे आपके इस पार्ट पे। ठीक है, आप यहाँ पे आई बटन क्लिक कर दीजिएगा, आपको बिल्कुल वीडियो पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। चलो, तो सेकंड ऑर्गेनेली हमारे पास आती है गोल्जी apparatus। द गोल्जी apparatus ये रही आपके पास। ठीक है, गोल्जी apparatus इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1989। ठीक है, ईयर नहीं लिखा हुआ, आई एम टेलिंग द ईयर, 1989 में हुआ था। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, मतलब इसमें क्या होता है? सिस्टर्नी होते हैं, फ्लैटेंड सैक जिसे आप लोग कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं हम लोग। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है, अरेंज अप्रॉक्सिमेटली पैरेलल टू ईच अदर, जैसे वाईफाई का साइन होता है ना, जैसे मैं आपको अगर बना के दिखाऊंगी, देखिए कुछ ऐसे ऐसा साइन दिखेगा आपको सेल के अंदर, बेसिकली वो क्या होता है? दैट इज योर गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो सिस्टर्नी होता है। These membrane often have connections with the membrane of ear and therefore constitute another portion of the complex cellular membrane system.
ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्ले करता है पार्ट, क्यों? क्योंकि ये ईयर के साथ कनेक्टेड होता है। ईयर जो कुछ भी बनाता है वो इसके पास आता है, वो पैक होता है, उसके बाद वो सेल के पास फर्दर जाता है। ठीक है, द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ईयर इज पैक्ड एंड डिस्पैच्ड। ठीक है, पैकेजिंग भी करेगा और उसका डिस्पैचिंग भी करेगा। डिस्पैचिंग मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी हेल्प करेगा। और क्योंकि डिस्पैचिंग या ट्रांसपोर्टेशन हेल्प कर रहा है, दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ठीक है, इसे आप लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं। ओके, इट्स फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज। क्या क्या फंक्शन है इसका? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल्स की फॉर्म में जो भी प्रोडक्ट हो जाएगी आइटम, जो भी पैक हो जाएगी आइटम, वो किसकी फॉर्म में आएगी? वेसिकल्स की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी कैन बी मेड अप ऑफ सिंपल शुगर इन द गोल्गी apparatus. The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes. Very important point. किससे लाइसोम्स बनते हैं? गोल्जी बॉडीज से बनते हैं कई बार। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, गोल्जी बॉडीज के अंदर कुछ ऐसी सिक्रीशंस होती है जहाँ पे एंजाइम्स बनते हैं। एंड बेसिकली लाइसोसोम्स आर द बॉडीज जिसके अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रो मतलब पानी, लिटिक मतलब तोड़ना। थर्ड हम लाइसोसोम्स के ऊपर चल रहे हैं। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन से होते हैं? मेनली हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ आरईआर। किससे बने होते हैं एंजाइम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने होते हैं। लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम ऑफ द सेल। क्या है वेस्ट डिस्पोजेबल? मतलब सिस्टम डस्टबिन की तरह काम करते हैं, क्योंकि इसे कचरा इकट्ठा करते हैं। सारा डिबेरिस जो भी होता है ना, जितना भी सेल के अंदर गार्बेज होता है, डिबेरिस होता है सेल का, वो इकट्ठा करते हैं। They help the cell to keep cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelle। ठीक है, अगर जे इनको लगता है कि सेल इज अंडर द हार्श कंडीशन, स्टार्वेशन हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से सेल प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा और दूसरे सेल्स को डैमेज कर सकता है, तो ये क्या करते हैं? सेल ऑर्गेनेल इसको भी डाइजेस्ट कर जाते हैं अपने आप में ही, ताकि किसी और चीज को डिस्टर्बेंस ना हो। That is only why they are also called suicidal bags। ठीक है, उन्हें suicidal bags भी कहा जाता है। Foreign material entering the cell such as bacteria or food as well as oral organelle end up in the lysosomes, which break complex substances into simpler substances. Lysosomes are able to do this because they contain a powerful digestive enzymes capable of breaking down all the organic material। ठीक है, कौन सा material? Organic material। During this disturbance in the cellular metabolism, for example, when the cell get damaged, lysosome may burst and the enzyme digest their own cell। वही जो मैंने आपको बताया कि हार्श कंडीशन के अंदर क्या होता है कि कहीं पर लाइसोसोम पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन सुसाइडल बैग्स। ठीक है, लाइसोसोम्स को हम लोग क्या कहते हैं? दे आर आल्सो कॉल्ड योर सुसाइडल बैग्स। ठीक है, उनको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट इज द फोर्थ ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, सबसे बड़ी बात तो इसके अलावा सेल जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन का जो भी प्रोसेस होने सेल के अंदर वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग। अभी तक हम लोगों ने दो ऑर्गेनेल्स पढ़ी, एक तो क्लोरोप्लास्ट जिस पर डबल मेम्ब्रेन, अच्छा क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा नहीं, न्यूक्लियस पढ़ चुके हम लोग है ना, जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था। सेम इज विद माइटोकॉन्ड्रिया जिस पर क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, बट इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जैसे न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन क्या थी? बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस थी, है ना। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ओके, जो न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस होती है, लाइक ऐसे होगा, है ना, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, बीच में कहीं पोर्स देखने को मिलेगा आपको, बट जो मेम्ब्रेन होगी वो बिल्कुल कैसी होगी? कॉन्टिन्यूअस होगी, कोई बीच में इन्वेजिनेशन या फिर फोल्डिंग्स नहीं होगी, जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन होती है। बट वहीं अगर जो मैं आपको बोलूं, जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, वो इनफोल्डेड होती है, मतलब उसके अंदर कुछ आपको ग्रूव्स मिलेंगे। जैसे अगर इनर मेम्ब्रेन की बात करूं तो ऐसे मॉडिफाई हो जाती है अपने आप में, और बाहर वाली मेम्ब्रेन नॉर्मल होती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के आपको स्ट्रक्चर दिखेगा जब आप बुक्स में देखोगे। और वैसे हमने बनाया भी था माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर इन द कंप्लीट सेशन, जब हमने पूरी लॉन्ग वीडियोस बनाई थी, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो, सो द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। जो मैंने अभी आपको समझाया कि जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्डेड होती है, मतलब जो हम पहले बोल रहे हैं वो एनसीईआरटी लिख रही है। दीस फोल्ड इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एटीपी जनरेशन। क्या फंक्शन है इस चीज का? ताकि जो आपकी रेस्पिरेशन की क्रिया है वो थोड़ी एनहांस्ड वे से हो सके, अच्छी वे से हो सके। तो दैट्स व्हाई जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? इनफोल्डेड होती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेशन के प्रोसेस हो पाए और उतनी ज्यादा एटीपी बन पाए। The energy released from the various chemical activities needed for the life is released by mitochondria in the form of ATP। और किस फॉर्म में एनर्जी निकलती है? ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एटीपी इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, जैसे हम लोग अपने देश में नोट्स यूज करते हैं, रुपी यूज करते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ आइटम्स, है ना, तो वैसी सेल हमारी बॉडी क्या यूज करती है? एटीपी यूज करती है। तो एटीपी हमारी बॉडी की क्या है? करेंसी है। Okay, the body uses energy stored in the ATP in form making a new chemical compound and for mechanical work. Mitochondria are strange organelle in the sense they have their own DNA. They are also called semi-autonomous organelle। Very important point कि ये semi-autonomous organelles क्यों होती है? क्योंकि इसके पास क्या होता है? इसका अपना DNA and ribosomes होते हैं, मतलब DNA and protein making machinery होती है इसके पास अपनी। Therefore, mitochondria are able to make some of their own proteins। ठीक है, तो जिसकी वजह से mitochondria अपने प्रोटीन खुद भी बना सकता है। Even mitochondria divide भी खुद कर लेता है with the help of binary fission। ठीक है, बाइनरी फिजन की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड भी हो जाता है सेल के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट इज योर प्लास्टिक्स। आई थिंक ये लास्ट होगा है ना। प्लास्टिक्स में आपको क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट होगा मेरे अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में। देखते हैं। प्लास्टिक्स आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, थर्ड इन्होंने बताया क्लोरोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्रोम मतलब होता है कलर। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। अच्छा ठीक है, इन्होंने बेसिकली क्या कहा है कि क्रोमोप्लास्ट, इन्होंने प्लास्टिक्स को दो तरह से क्लासिफाई किया है, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वो है जो कलर्ड है, ल्यूकोप्लास्ट जो नॉन कलर्ड है। और ये कलर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब सपोज अगर ये प्लास्टिड्स है, ठीक है, सपोज दिस इज योर प्लास्टिड, अगर ये प्लास्टिड है तो इन्होंने प्लास्टिड को दो पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें इन्होंने सबसे पहले लिख दिया क्रोमोप्लास्ट और फिर लिख दिया इन्होंने ल्यूकोप्लास्ट। देन ये क्रोमोप्लास्ट को दो फर्दर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट एंड फर्दर क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, हम लोग इनिशियली ही तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से जो आपका प्लांट होता है वो क्या बना पाता है? खाना बना पाता है। फोटोसिंथेसिस इज वेरी एसेंशियल फॉर प्लांट्स। ओके, क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। बहुत कुछ होता है, ठीक है, क्लोरोफिल होता है, ज़ेंथोफिल्स होता है, फाइकोसेंथिन होता है, क्लोरोफिल ए बी सी होता है, बहुत कुछ होता है। आपके बुक में लिखा हुआ है कि क्लोरोफिल और साथ में कुछ ऑरेंज वगैरह कलर के पिगमेंट है, तो ये याद रखना आप लोग। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरली ऑर्गेनेली इन व्हिच अ मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। और ल्यूकोप्लास्ट क्या है? स्टोरेज बॉडीज है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फूड पार्टिकल्स स्टोर होते हैं। जैसे अमाइलोप्लास्ट होता है, एल्यूरोप्लास्ट होता है। अमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करता है, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करता है, एंड इलायोप्लास्ट होता है जो कि फैट मॉलिक्यूल्स को स्टोर करता है। हर एक बॉडी के लिए डिफरेंट नेम दिए गए हैं हर एक ल्यूकोप्लास्ट के लिए। The internal organization of the chloroplast consists of numerous membrane layer embedded in a material called stroma. They are similar to mitochondria in external structure. ठीक है, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो क्लोरोप्लास्ट होता है। इसमें भी दो मेम्ब्रेन्स होती है। देन वो कह रहे हैं कि उसके अंदर क्वाइन लाइक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं, मतलब बोरी जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। एक पार्ट को हम लोग थाइलाकॉइड कहते हैं। ठीक है, अगेन मैं आपको प्रेफर करूंगा क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपका डायग्राम भी नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा है ना, एंड आई हैव सम लिमिटेड स्पेस विद मी, मैं यहाँ पे डायग्राम बना भी नहीं सकता इस टाइम। सो आई विल प्रेफर यू कि अगर आप लोग बहुत अच्छे से समझना चाहते हो ना यार, तो प्लीज सेशन जो भी कंप्लीट सेशन है हमारे वो रखे, वहां जाके आप लोग समझिए, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों सिमिलर है माइटोकॉन्ड्रिया के? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होता है, ठीक है, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड प्लस राइबोसोम्स आल्सो। तो दो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स है आपके सिलेबस में, दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और अगर हम डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स की बात करें तो न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। अच्छा, एक स्ट्रक्चर ऐसा भी है जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, वो इन्होंने नहीं बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, राइबोसोम्स। ठीक है, याद रखना कि राइबोसोम्स के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ओके, वैक्यूल्स पे आते हैं, अनदर लास्ट टॉपिक आई थिंक। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। वैक्यूल के अंदर जो भी लिक्विड कंटेंट या सॉलिड कंटेंट होगा उन सबको हम लोग सेल सैक कहते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल व्हाइल द प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल। The central vacuole of some plant may occupy 50 to 90% of the cell volume. ठीक है, in plant cell vacuole are full of cell sap and provide turgidity. Turgidity मतलब मजबूती प्रोवाइड करते हैं, rigidity मतलब उसको एक रेजिस्टेंस देते हैं बाकी चीजों से to the cell. Many substance of importance in the life of the plant cell are stored in the vacuole. ठीक है, प्लांट सेल को जो अपने मोस्ट ऑफ द लाइफ में काम होता है चीजों का, वो कहाँ स्टोर होता है? वैक्यूल में स्टोर होता है। These include अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या होता है? प्रोटीन्स की चेन को अमाइनो एसिड कहते हैं। शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कमिंग। ठीक है, ये जो नेक्स्ट है, ये जो ये लिखा हुआ है अमीबा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। अमीबा लाइक फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम दैट द अमीबा हैज कंज्यूम। और इसको इस टाइप ऑफ वैक्यूल को हम लोग स्पेशलाइज्ड नाम देते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। मतलब प्लाज्मोलिसिस में भी कहीं ना कहीं वैक्यूल हेल्प करता है। ईच सेल डज एक्वायर इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द organization of its membrane and organelle in the specific way. The cell does have a basic structural organization. This helps the cell to perform function like कौन कौन से फंक्शन होते हैं? रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन मतलब डाइजेशन, एक्सक्रीशन और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स। Thus the cell is a fundamental and the structural unit of life. फर्स्ट आपने लाइन पढ़ी थी, चैप्टर का नाम था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट में उन्होंने प्रूव कर दिया कि क्यों हम लोगों ने वो चीज कही है। इट इज आल्सो द बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का एक पार्ट चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद एक सप्लीमेंट टॉपिक है आपके पास, दैट इज सेल डिवीजन। आगे ये सेल डिवाइड कैसे करते हैं। हाउएवर आई डोंट नो व्हाई इस चैप्टर में ये चीज ऐड करी गई, रिसेंटली ऐड हुई है चीज, पहले नहीं होती थी। तो लेट्स सी। ओके, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा है, अपनी कॉपी स्प्लिट बना रहा है। सो क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि जब आप लोगों को ग्रो होना होता है तो आपकी बॉडी में क्या चीज ग्रो होती है? सेल होती है। अगर सेल ग्रो होगी तभी तो आपकी बॉडी ग्रो होगी ना। तो बेसिकली सेल अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो वही हम देखेंगे यहाँ पे दो मेथड्स होते हैं सेल डिवीजन के, मियोसिस एंड माइटोसिस। तो वी विल स्टडी बोथ ऑफ देम। ठीक है, ओके। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो और टू रिप्लेस ओल्ड, डेड एंड इंजर्ड सेल एंड टू फॉर्म गैमेट रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन। The process by which new cells made are called cell division। जैसे कि लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। सेल डिवीजन क्या होता है? The
process by which a new cells are made is called cell division. There are two main type of cell division. Mitosis is your basically रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, और मियोसिस, ओके सॉरी, माइटोसिस जो इक्वेशनल डिवीजन होती है एंड जो मियोसिस होती है वो रिडक्शनल डिवीजन होती है। मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस एंड मियोसिस। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय व्हिच द मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड बाय द ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस, ठीक है। सेल ग्रोथ में जितने भी सेल डिवाइड हो रहे हैं कौन से प्रोसेस से होते हैं, माइटोसिस। इसमें एक से दो सेल बनते हैं, दोनों के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं। और अगर मैं आपको रिकॉल करवा दूं, ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं इन नंबर और 23 इन पेयर्स होते हैं, ठीक है। in this process each cell called mother cell मतलब जो डिवाइड हो रहा है उसे मदर सेल कहते हैं, टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, मतलब दो डॉटर सेल बनेंगे और दोनों सेम होंगे बिल्कुल। द डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल, जो कि मैंने आपको बताया। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। उसके बाद क्या है, अब हमने पढ़ा था कि जो 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे, अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, जो भी आपके 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम किस में डिवाइड होते हैं, दो में। एक में आते हैं आपके 20, एक में आता है आपका 44 प्लस 2, है ना। ये जो 44 होते हैं कौन से होते हैं, जो 44 होते हैं आपके बेसिकली, थोड़ा सा डिले है स्क्रीन में, ओके अब विजिबल है। तो जो ये 44 होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब जो कि नॉर्मल बॉडी के ग्रोथ वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं। जबकि जो दो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसे हम लोग को आपको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। तो जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ये कहीं ना कहीं मियोसिस के प्रोसेस से डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक सेल से 4 सेल बनते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और ये गैमेट्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी ने। Specialized cell of reproduction, मैं समय यहाँ पढ़ रहा हूँ। Specialized cell of reproductive organ or tissue in the mammal and plant divide to form gametes, ठीक है, which after fertilization give rise to offspring, ठीक है। They divide by a different process called meiosis, which involve two कॉन्सिक्यूटिव डिवीजन, ठीक है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, बहुत अच्छे से देखिए कि यहाँ पे ये एक सेल है, ठीक है, उसके बाद एक किस में डिवाइड होकर, दो में डिवाइड हुआ पहले, एंड देन दो फर्दर 4 में डिवाइड हुआ। तो यहाँ पे कितनी बार डिवीजन हो रही है, 2 बार डिवीजन हो रही है। और कॉन्सिक्यूटिव मतलब कि ऐसा नहीं कि कुछ बीच में रुक जाएगी, एक साथ होती है, ठीक है। पहले 2 हुई तो 2 से 4 बन जाएंगे, okay. When a cell divides by meiosis it produces 4 new cell instead of 2. The new cell only have the half the number of chromosome than that of mother cell. Can you think as why the chromosome number has reduced to half to the daughter cell? तो जो meiosis का प्रोसेस हुआ है वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ क्यों हुए, उन्होंने बेसिकली वो क्वेश्चन पूछा है। द रीजन बीइंग जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होना होता है तो क्या होता है कि हाफ नंबर पेरेंट्स फादर से आता है इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और हाफ मदर से आता है। इनके अगर जो क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते तो क्या हो जाएगा कि मदर से भी पूरा आ जाएगा 46 के 46 और फादर से 46 के 46 आ जाएंगे। दैट विल कंबाइन टू फॉर्म 92 क्रोमोसोम। और फिर जब 92 वाले रिप्रोड्यूस करेंगे तो ऐसे क्रोमोसोम नंबर बढ़ते रहेंगे, जिसकी वजह से इंसान से कुछ और ही बन जाएगा ना। तो अगर जो आप लोग अपनी सेम कॉपीज बनाने चाहते हो तो हमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पास ऑन करने पड़ते हैं। तो दैट इज व्हाई यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे हैं, सो टू मेंटेन द क्रोमोसोमल बैलेंस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे। चैप्टर खत्म हो चुका है, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका। टिश्यू हम स्टार्ट करेंगे शायद, इसमें टिश्यू होगा या जो भी होगा, बट स्टार्ट जल्दी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, वी विल रिप्लाई देयर, है ना। आपको आपका सपोर्ट होगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। एंड प्लीज लाइक टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, ओके, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, मिलते हैं बहुत जल्दी अगेन बैक विद अनदर चैप्टर। थैंक यू।